एक और रिटायर अफसर वीरेंद्र दत्त, जो दिल्ली पुलिस में अधिकारी रहे और अब दिल्ली से देहरादून आ चुके हैं। आज इनसे इनके अनुभव सुनेंगे, इनकी जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो पंडित जी नमस्कार। और कैसे हो आप? ठीक है। कैसा लगता है रिटायरमेंट के बाद? मौज रहती है। और क्या दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मैं सुबह उठते हैं 4-5 बजे, अपने इधर उधर घूमते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपनी एक महफिल है। अच्छा। हम बुजुर्ग लोगों की शाम के टाइम उनके पास बैठ जाते हैं। कोई उसमें पुराने अफसर हैं, कुछ संपादक हैं, कुछ रिटायर्ड राजनीतिक नेता हैं, तो उनके साथ बैठ जाते हैं, बस चर्चा करते हैं। 3-4 कप चाय पीते हैं उनके साथ में और चले आते हैं। 3-4 एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी देर लगातार, थोड़ी देर बाद। हाँ। 2-3-4। हाँ। ये तो काफी जो है ज्यादा नहीं होगी? नहीं, ज्यादा नहीं है, छोटे कप होते हैं ना। अच्छा, छोटे कप है, बड़े कप नहीं। आप इतने वर्षों तक दिल्ली पुलिस में रहे और SHO भी रहे, क्राइम में भी रहे, EOW में भी रहे, एंटी करप्शन में भी रहे, बहुत जगह ट्रैफिक में भी रहे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सब कुछ। और काफ़ी लंबा आपने सक्सेसफुल कैरियर दिल्ली पुलिस में व्यतीत किया। तो इतने साल दिल्ली में रह के और अब देहरादून में आप आए, क्या फ़र्क नज़र आता है दिल्ली और देहरादून का? दिल्ली में और देहरादून में काफ़ी फ़र्क है। दिल्ली में बड़ी भाग दौड़ है, यहाँ काफ़ी शांति है और ज़्यादा यहाँ कुछ करने को तो है नहीं। बस अपने दिनचर्या पूरी करी, अपने घूमे फिरे, गप मारी, अपने बैठ गए उनके। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस टाइम 76 चल रही है। 76 साल, 76। और फिट हो अपना, आपके आँख पे चश्मा है? हाँ, चश्मा नहीं है। और ऐसी कोई बीमारी नहीं, अभी भी स्लिम ट्रिम और फिट हो। ये देहरादून का कमाल है या कुछ और है? ये जो है बचपन में जो बहुत मेहनत करी है, अपने रोज आना में अपने गांव से गोरखा मिलिट्री स्कूल है यहाँ। आपका गांव कितनी दूर है, कहाँ पे है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। ये प्रेम नगर से करीब 20-25 किलोमीटर है। अच्छा। नॉर्थ साइड में। अच्छा। तो वहाँ से हम गोरखा मिलिट्री स्कूल पढ़ने आते थे, जो करीब 10-12 किलोमीटर है। तो और करीब उसमें पैदल, जिसमें एक नदी पड़ती थी, चढ़ाई पड़ती थी, उतराई पड़ती थी, और ऐसे जो है 2 घंटे जाने में 2 घंटे पैदल आने में लगते थे। कितना किलोमीटर बताया आपने? 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर जाना और आना, तो लगभग आपकी 23-24 किलोमीटर की बिल्कुल यात्रा रोज होती। तो फिर फिजिकल करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। और गांव से फिर आके आप पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे। और उस टाइम यहाँ हमारे गांव में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिक ना। तो एक जो मिट्टी तेल का दीवा होता है, लालटेन, उसमें पढ़ते थे। और बस ये दिनचर्या थी। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें हल उल चलाया, थोड़ी बहुत पैदावार करी। और क्या क्या फसल आप लोग लगाते थे? हमारे यहाँ फसल गेहूँ और मक्का, मंडुआ, जौ, ये सब होते हैं। ये था, ये दिनचर्या थी। आपको जो है ये पुलिस का ख्याल कैसे आया? ये बड़ा अजीब वाक्य हुआ मेरे साथ में। अच्छा। मैंने करीब 15-20 नौकरी करी हुई, छोटी मोटी, सर्विस से पहले भी और सर्विस के बाद भी। दिल्ली पुलिस से पहले भी? हाँ, दिल्ली पुलिस से 4-5 करी। तो मैं हमारे एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, चैरिटेबल होम्योपैथिक ट्रस्ट था जी। उसमें वो
मैंने वहाँ होम्योपैथी की कंपाउंडरी करी सबसे पहले। तो मुझे 80 रुपये मिलते थे उस ज़माने में। तो यहाँ के जो देहातों में जो ये झंडे साहब हैं, इनके एडवाइज़र एक तनख्वाह साहब बहुत बड़े फेमस वकील थे देहरादून के। उन्होंने कहा आप यहाँ रहो, आपके लिए ये टूटा फूटा सा मकान है, इसको मैं ठीक करा देता हूँ। मैं वहाँ रहने लगा। वो कर ली। वहाँ सर्विस करने के दौरान एक बार दिल्ली पुलिस में 74 में पुलिस की भर्ती निकली, दिल्ली पुलिस की भर्ती ना। तो एक चौहान साहब थे, मेरे साथ चौहान करके। ये अभी बैठे हैं जो हाथ हिला रहे हैं ना, एक बहुत छोटी सी फ्लाई है या क्या है, क्योंकि पीछे सारा जंगल है, फिर पहाड़ है, तो जंगल में इस तरह के छोटे छोटे फ्लाई इस तरह के करते रहते हैं और बिल्कुल आँख के सामने आके ऐसे ऐसे करती है। उसको फिर हटाना है। आप कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास साइकिल है, मुझे वहाँ तक छोड़िए। सुरेंद्र सिंह चौहान थे। तो मैंने उसे साइकिल पे बैठाया, वहाँ छोड़ दिया मैं पुलिस परेड ग्राउंड में। तो मैं खड़ा हो गया एक साइड में। तो उनकी भाग दौड़ हो रही थी भर्ती होने के लिए। तो इतने में एक धुलिया साहब डीसीपी हुआ करते थे। भाई यार धुरिया, याद रहा, धुरिया साहब थे। हाँ, वो यहाँ भर्ती करने आ रखे थे देहरादून में। उन्होंने मेरे से पूछा, मिस्टर यंग मैन व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। मैंने कहा ऐसे ये भर्ती हो रही है, एक लड़का स्टूडेंट भर्ती करने आ रहा है, उसके साथ आया हूँ। भर्ती होने आया है? भर्ती होने और मैं देखने आया हूँ। तो कह रहा तुम क्यों नहीं भर्ती होते। मैंने कहा ये सिपाही की भर्ती है जी, इसमें क्या होना है। हाँ। तो कह रहा कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा कि BA कर रखा, कह रहा ग्रेजुएट है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा अरे इसमें भर्ती हो जाओ, बड़ा चांस मिल जाएगा, जाती है आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। हाँ, एक बार भर्ती हो जाओगे फिर मेहनत करना और आगे जो है सब इंस्पेक्टर का टेस्ट देना। मैंने कहा ठीक सर, हम हो गए वहाँ। उस टाइम हम भर्ती हो गए दिल्ली आ गए कांस्टेबल की ट्रेनिंग करी सन 74 से लेके 75 तक। और फिर इसके बाद 2 साल के बाद हेड कांस्टेबल के टेस्ट थे, तो हमने उसमें भी फॉर्म भर दिया हेड कांस्टेबल में। तो हम हेड कांस्टेबल सेलेक्ट हो गए। फिर इसके बाद 81 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली, तो हमने उसमें भी फॉर्म भर दिया, तो हम सब इंस्पेक्टर बन गए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर चलते रहे 13-14 साल तक। फिर इंस्पेक्टर बन गए। फिर दिल्ली में कई जगह SHO लगे और क्राइम ब्रांच में और इधर स्पेशल स्टाफ UW में नौकरी करी। और फिर जब मेट्रो चली तो मुझे अंडरग्राउंड का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ का SHO लगा दिया। तो हमें SHO रहे 3-4 साल, फिर अपने घर आ गया। नहीं, आपके बारे में मुझे भी पता है कुछ थोड़ा बहुत। तो आप ज्योतिष भी देखते थे? हाँ, मैं और तो ये ज्योतिष का मैंने सुना कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड भी था, कलेक्शन भी था, आपका इंटरेस्ट भी था, वो जरा किस्सा हमारे दर्शकों को सुनाए। एक्चुअली में जब मैं एंटी करप्शन में था जी, 75 की बात है ये, 30 कोर्ट में, तो उसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। तो मैं भी उनके फिंगरप्रिंट ले लिया करता था कि इनके हाथ में कौन सी ऐसी लाइन है कि इन्होंने मर्डर किया, डकैती करी, चोरी करी, तो ये इनको जेल जाना पड़ रहा है। तो मैंने करीब 2-2.5 हज़ार क्रिमिनल्स के वो इकट्ठे किए, उनके पाम प्रिंट इकट्ठे किए। और उसके बाद मैंने जितने डिफरेंट राइटर की पाम हिस्ट्री के जो विद्वान लोग थे उनकी किताबें पढ़ी।
फिर उनसे मैं टैली करता था, तो मुझे बड़ा अच्छा शौक हो गया था। तो पर मैंने ये शौक किसी को बताया नहीं, मगर इतना मुझे फायदा हुआ कि मैं जब भी किसी से हाथ मिलाता हूँ, आज भी मुझे पता लग जाता है कि ये आदमी क्रिमिनल है या सॉफ्ट स्पोकन है या लिटरेरी आदमी है। तो मैं उसी हिसाब से उससे बात करता हूँ। तो ये मुझे इतना एक्सपीरियंस मुझे। पंडित जी, शायद दुनिया के आप पहले ऐसे अफसर होंगे और जो क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट और जो पाम प्रिंट थे उनसे जिन्होंने पामिस्ट्री सीखी और उनकी स्टडी की, ये एक बहुत ही विशेष योग्यता आपकी है। फिर मैं 82 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया जनकपुरी थाने के अंदर। अच्छा। तो हमारे वेदपाल राठी वहाँ, अब तो ACP नहीं थे, SHO थे वो, तो उन्होंने मुझे सेंट्रल जेल का डिवीजन अफसर लगा दिया। अच्छा। तो डिवीजन सेंट्रल जेल ये तिहाड़ जेल का? तिहाड़ जेल का। तो तिहाड़ जेल में केवल एक जेल हुआ करती है, आप तो 10-12 हो गई वहाँ पे। हाँ। तो उस जेल का मैं डिवीजन अफसर लगा। और डिवीजन अफसर का मतलब ये होता है कि जो भी वहाँ की कंप्लेंट्स हैं क्रिमिनल्स की या वहाँ के स्टाफ की, उनका इंक्वायरी करना। तो मेरा रोज आना ही सेंट्रल जेल में मैं खड़ा रहता था। कभी किसी क्रिमिनल का के 2 गैंगों का झगड़ा हो रहा, मार पिटाई हो रही, तो आप जेल के अंदर? जब हम जेल के अंदर फाटक खोला, मुझे सब पहचानते थे। अच्छा, कोई एलिगेशन लगा देते थे, कोर्ट में एप्लीकेशन देते कि जेलर ने मुझे पीटा है, मारा है, वो इंक्वायरी आती थी कोर्ट के थ्रू। तब मैं वहाँ इंक्वायरी करने जाता था, तो उसमें ये पता लग जाता था कि कौन क्रिमिनल किस बात का है। फिर दूसरी मुझे ये सबसे अच्छा ये लगता था कि जैसे जेब तराश है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पिक पॉकेटिंग का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें उनके मैं रीडिंग करता था, देख दाख के कि किस टाइप से क्या काम करना है, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे उनकी वो कंप्लेंट्स आगे भेजनी है, कैसे उसको देख के अपने सीनियर अफसर को बताना है। तो यही चलता रहा 82 से 83 तक। इसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। फिर वो जो मैंने सारा कलेक्शन किया था वो मेरे से कहीं मिसिंग हो गया, तो वो मुझे कहीं मिला ही नहीं ट्रांसफ़र वगैरह होने के दौरान। तो ये है कहानी सारी अपनी। नहीं, एक चीज़ और है, और मैं चाहूँगा कि उसमें जो अधिकारी है उनका आप नाम ना लें। और एक किस्सा, बड़ा रोचक किस्सा है आपका। बहुत वर्षों पहले, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मेरी और आपकी बात हुई थी। तो किस्सा है, जब आप चौकी इंचार्ज अमर कॉलोनी थे और उस दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी की धर्मपत्नी कोई स्कूल चलाती थी और उसका कोई खरगोश था या कोई और जानवर था बच्चों के लिए रखा हुआ था, वो गायब हुआ और आप वहाँ थे। तो बड़ा रोचक इसका एक हादसा हुआ था, विवरण हुआ था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताएं। हाँ, ये बड़ा रोचक मामला था और बड़ा उलझन वाला। हमारे एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर थे, उनकी मिसेज छोटे बच्चों का एक स्कूल चलाती थी। तो वहाँ छोटे मोटे पक्षी पिंजरों में खरगोश वगैरह सारे रहते थे। हाँ, बच्चों को दिखाने के लिए रखते हैं ना। तो वो 2 खरगोश जो है, वहाँ पर पास में बांग्लादेशियों की एक बस्ती थी। किसी ने वो खरगोश साफ कर दिया। मैं घर पे था, तो SHO साहब का टेलीफोन आया। आप चौकी इंचार्ज थे वहाँ के? ना, मैं चौकी इंचार्ज नहीं था, मैं चौकी इंचार्ज सेकंड था मैं। हाँ, चौकी इंचार्ज राजेंद्र बख्शी थे उस टाइम। अच्छा। तो
कहने लगा वीरेंद्र तो आज सस्पेंड क्या डिसमिस समझ। मैंने कहा सर मैंने ना तो कोई रिश्वत ली, हाँ ना मैंने किसी को पीटा, तो मैं सस्पेंड किस बात का। कह रहा तू ज़्यादा बोलता है। मैंने कहा ज़्यादा बोलना नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कह रहा पहले मेरी पूरी बात सुन। मैंने कहने लगा कि वो मैडम के स्कूल से दो बच्चों के जो खरगोश थे, जो उनको क्या बोलते हैं बच्चों को खिलाने के लिए हाँ वहाँ रखे तो चोरी हो गए और तो सस्पेंड समझ अपने को। मैंने कहा जी बस इतनी सी बात। तो उन्होंने कहा और क्या करेगा। मैं कहा तलाश करके लाऊंगा मैं झुग्गियों में होंगे वहाँ बच्चे खेल रहे होंगे। तो मैंने कहा मुझे पता था कहाँ मिलने को खरगोश। मैं सीधा लाल किला गया तो लाल किला में सामने वहाँ खरगोश उन दिनों बिकते थे। ये चिड़िया बिकती थी, तितली वगैरह ये सब चीज़। मैंने 2 खरगोश 50-50 रुपए के लिए पिंजरे में रखे और मैं लेके आ गया। मैंने सिपाही को कहा, मैंने कहा भाई तू जो है वो मैडम के पास चल जा, कहना कि ये खरगोश मिल गए हैं। तो वो जाके गया वहाँ, उसने वो खरगोश जो है मैडम को दे दिए। मैडम और बच्चे बड़े खुश हुए। तो मैडम ने जो है अपने पतिदेव से मेरी बड़ी प्रशंसा करी कि आपका सब इंस्पेक्टर जो है बहुत तेज तर्रार है, उसने हमारे खरगोश जो चोरी हुए थे वो बरामद कर दिए। तो अब जो सीनियर अफसर साहब थे वो भी बड़े चक्कर में पड़ गए। कहने लगे कि ये कौन सा अफसर ऐसा है कि जो खरगोश भी बरामद कर दे। तो अब हमारे यहाँ हर हफ्ते थाने में एक क्राइम ब्यूरो मीटिंग हुआ करती थी उस ज़माने में। तो हमारे एसीपी साहब वो भी आईपीएस थे। उन्होंने कहा आपने कितने चोर पकड़े हैं अभी तक। मैंने कहा जी चोर तो एक आधा ही पकड़ा है। और क्या पकड़ा। मैंने कहा जी कोई खास तो मिला नहीं, बाकी लड़ाई झगड़े के केस आते हैं उनको बंद करते रहते हैं हम। तो कहने लगे तो खरगोश तो पकड़ सकता है पर क्रिमिनल नहीं पकड़ सकता, बदमाश नहीं पकड़ सकता। मैंने कहा जी पकड़ूंगा, अभी तो मैं वो आती हुई मेरी तो बहुत देर तक वहाँ से बस ये ऐसी चलो ये तो चलते रहे। बड़ा रोचक किस्सा है जो आपने सुनाया। पंडित जी आप ट्रेनिंग की कोई बात सुनाना चाहें। ट्रेनिंग नॉर्मल भी थी। मैंने 3 आप तो अपनी प्लाटून के मुंशी भी थे। हाँ मैं प्लाटून का मुंशी था। मैं सिपाही की प्लाटून का भी मुंशी रहा हूँ। हवलदार की जब ट्रेनिंग करी तब भी मैं मुंशी रहा हूँ और जब सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करी तब भी मुंशी रहा। तो मैं 3 बार वहाँ गया तो हमारे चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर एक नाम याद नहीं आ रहा उनका, चलो बिना नाम की बात कर। तो वो कहने लगे तू फिर क्या करने आया। मैं अपना बक्सा लेके पहुँच रहा था। मैंने कहा जी ट्रेनिंग करने आया। कह रहा अभी तो तू एक ट्रेनिंग करके गया, कुछ दिन पहले तो सिपाही के कर गया, हवलदार के कर गया, आप कहीं के लिए आए। मैंने कहा सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए। तो कहने लगा कोई ट्रेनिंग छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो मैंने कहा जितना हो सकेगा करते रहेंगे ना। उनका नाम पंजाबी थे, वो नाम याद नहीं आ रहा। तो चलो उस्ताद कौन थे आपके सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में। हमारे उस्ताद थे आर्या साहब, रणवीर सिंह आर्य। हाँ वो बहुत अच्छे आदमी। वो हमें जितने ट्रेनिंग ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे पर ड्रिल इंस्ट्रक्टर के साथ में वे वेदों की वाणियाँ भी हमें सुनाया करते थे। कई 4 वेदों में से 50 वेदों की जो ऋचाएँ हैं उनको याद है और आज भी है। अब करीब आज भी आपकी बात होती है। आज भी बात होती है, करीब 85 साल के करीब है। और स्वास्थ्य कैसा है उनका। स्वास्थ्य ठीक है,
अच्छे ढंग से बात करते हैं, बढ़िया है। योग किया तो इसलिए फिट हैं कि उनके आज शिष्य भी जो है इतने साल के हो गए और वो इतने साल बाद भी इतने चुस्त दुरुस्त हैं। ये सब योग की माया है। योग करते हैं, निरंतर गायत्री पाठ करते हैं तीनों टाइम, तो बड़े अच्छे वो डील स्ट्रक्चर थे हमारे। अनिल खैर बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं उनको। और उस जमाने में आपके सीडीआई भी होते थे चानन दास साहब थे, बहुत अच्छे, बहुत पंक्चुअल और बड़ा अलर्टनेस थी उनके अंदर, उनसे हमने सीखा है। तो ये चीज़ है, वो हमेशा बिल्कुल ड्यूटी पे, चाहे वो ड्रिल हो चाहे पीटी हो, मैदान में वो मतलब ग्राउंड में 5 मिनट पहले आ जाते थे और हमसे भी कहते थे कि 5 मिनट पहले आ करो। ये देखो वो जो उस्ताद थे और जो उन्होंने डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें सिखाई, वो पूरी ज़िंदगी भर आदमी भूलता नहीं, रिटायर होने के बाद भी नहीं भूलता मैं। और वो जीवन के लिए लाभप्रद हैं, फ़ायदेमंद हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और कोई बात आप अपनी सर्विस के दौरान की कोई घटना सुनाना? बाकी तो जहाँ भी थानों में रहे, लावर इज डेड बॉडी, स्पेशलिस्ट टाइम में रहे, आतंकियों का बम विस्फोट कभी लाल किले में हो रहा, कभी कश्मीर गेट में हो रहा, उनके कई का आयु में था, चलते रहे अपने, तफ्तीश करते रहे और क्या करना था, यही पुलिस की नौकरी है। नहीं, डेड बॉडी का मिल जाना भी तो कड़ी बात थी ना। अगर लावारिस डेड बॉडी मिल जाए तो उसको उसका अंतिम संस्कार करना, और उसमें तो काफी पैसे लगते थे। असली में जो डेड बॉडी कश्मीरी गेट और निगम बौद्ध घाट, ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर बहुत डेड बॉडी मिलती है, आज भी मिलती होंगी। उसकी वजह है कि गरीब आदमी वहाँ आते हैं, सोने को कहीं ठिकाना नहीं, वहीं सो जाते हैं, खाना मिलता नहीं, तो वो पुलिस ही उसका क्रिमिनेशन कराती है। और वो ज़माने में अब तो मिलने भी लग गया कुछ थोड़ा बहुत, वो तो सब अपना आप ही कराना पड़ता था, पोस्टमार्टम कराओ, क्रिमिनेशन कराओ, फिर कई दिनों तक उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इश्तेहार वगैरह निकलवाओ, यही पुलिस की नौकरी है। और चलो, आपने अपना जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत किया और अब भी आप हर तरह से सक्षम हैं और बड़ा आनंद में आपका जीवन जी रहा है। और आज भी आपको कुछ भी कोई काम दे दे तो उसके लिए मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों पे आपका सामर्थ्य है। और आज भी इतना जज्बा है कि आज भी मुझे कह रहे थे ये मेरे पास आने से पहले कि आज भी कुछ भी मुझे काम दे दिया जाए तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। आज भी अपने आप को यंग समझते हैं और पूरे यंग हैं और हर तरह से सक्षम हैं। तो आप आए हमारे कार्यक्रम में, पंडित जी, बहुत अच्छा लगा। आपने पुरानी बातें शेयर की तो लोगों के लिए प्रेरणा भी होगी और आपसे परिचय भी हुआ और उस ज़माने की पुरानी बातों का लोगों को पता भी चलेगा। बहुत ही अच्छा आपसे साक्षात्कार रहा। कभी मौका मिला तो फिर भी आपसे मिलेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।